तो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। और आज आइए फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे नए क्लास में बिहार समान ज्ञान और आधुनिक बिहार का पाँचवा लेसन। आइए स्टार्ट करते हैं फिर से, जहाँ से हुआ था वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे। क्या है, देखिए, कांग्रेस द्वारा पीड़ितों के लिए राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा था। ऐसे में राहत कार्य को देखने और पीड़ितों की सहायता के लिए गांधी जी सहरसा से बिहपुर होते हुए भागलपुर पहुंचे थे। इसके बाद दीप नारायण सिंह के घर ठहरे और अप्रैल को भागलपुर के लाजपत पार्क में गांधी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए राहत कार्य में सहयोग करने और भूकंप पीड़ितों की मदद करने की अपील की। सभा के दौरान कांग्रेस के स्वयंसेवक झोली फैलाकर लोगों से सहायता चंदा एकत्र करने लगे। इस सभा में बहुत से ऐसे लोग थे जो गांधी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। गांधी जी ने इन लोगों को अपना ऑटोग्राफ पाँच रुपये में बेचने का ऐलान कर दिया। गांधी जी के मुंह से पैसों की बात सुन सभा में लोग अचंभित हो गए। फिर भी ऑटोग्राफ लेने वालों की कतार लग गई। इसके बाद सबको चौंकाते हुए ऑटोग्राफ से मिले पैसों को बापू ने वहाँ के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सौंप दिया। गांधी जी ने इस निर्णय को अभिभूत होकर सभा में लोग बापू के जय जयकार करने लगे। इस दौरान 20 से 24 अप्रैल 1934 ईस्वी तक उन्होंने असम प्रांत की यात्रा की। पटना वापस आने के बाद 14 अप्रैल 1934 से इन्होंने पुनः हरिजन यात्रा शुरू कर दी। गांधी जी 25 अप्रैल 1934 को बक्सर से चलकर 26 अप्रैल 1934 को जसीडी पहुंचे, जहां सनातनियों ने उसका विरोध किया। देवघर में भी विरोधी प्रदर्शन हुए। अंत में वह उड़ीसा चले गए। उन्होंने 18 से 19 मई 1934 को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लिया। पटना से वह पुनः उड़ीसा गए और अपनी अधूरी हरिजन यात्रा समाप्त की। फिर अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, क्या है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। क्या है दोस्तों? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में की गई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्य थे गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, वसावन सिंह आदि। इस पार्टी का तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में से था। फिर देखते हैं दोस्तों, क्या है? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे? इस देखिए दोस्तों, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, रामवृक्ष बेनीपुरी। और अध्यक्ष देखते हैं दोस्तों, कौन कौन थे? अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। सचिव कौन थे दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। पार्टी भंग कब हुआ था? 1948 में हो गया था। फिर देखते हो दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव। क्या है दोस्तों? बिहार विधानसभा चुनाव। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा के हेतु 22 से 27 जनवरी 1937 के मध्य विभिन्न स्थानों पर मतदान संपन्न हुआ। प्रांत में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे, जिसमें 70 आम निर्वाचन मंडल, 5 नगरीय एवं 65 ग्रामीण थे, जबकि 39 मुसलमानों के लिए, 4 महिलाओं के लिए, 1 मुसलमान महिला, 2 यूरोपियों के लिए एवं 1 एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थे। शेष 13 विशेष निर्वाचन मंडल थे, जिनमें 1 भारतीय ईसाइयों के लिए, 4 वाणिज्य व उद्योग धंधों, खनिज और प्लांटर
समुदाय के लिए, 4 जमींदारों के लिए, 3 गैर यूनियन मजदूरों के लिए और 1 विश्वविद्यालय के लिए था। बिहार विधान परिषद के लिए 9 आम निर्वाचन मंडल के लिए अतिरिक्त 4 मुसलमानों और 1 यूरोपियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन मंडल थे। दोनों सदनों के लिए चुनाव साथ-साथ कराए गए। प्रांत में 1935 में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेज लीग नामक एक संगठन की स्थापना हुई जो चुनावों में कांग्रेस के साथ थी। इसी समय त्रिवेणी संघ नामक एक पार्टी गठित हुई जो ग्वाला, कुर्मी और कोयरी मतदाताओं के लिए समर्थन पर निर्भर थी। चुनाव में कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कुल 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने लड़ा और 58 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। आम नागरिक निर्वाचक मंडल में कांग्रेस ने सभी 5 स्थान जीते, जबकि 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडलों में उसे 68 पर विजय प्राप्त हुई। पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर सच्चिदानंद सिन्हा सदस्य निर्वाचित हुए। विधान परिषद के लिए 8 कांग्रेसी प्रत्याशी विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव में विजयी हुए। इस प्रकार कांग्रेस के दोनों सदनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायिका दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को अपना मंत्रिमंडल बनाने का निर्णय किया। राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में वह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल बनाने में अपनी असमर्थता जाहिर की। तदुपरांत राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को मंत्रिमंडल बनाने को आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय अंतरिक्ष मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। इस प्रकार मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता था, नियुक्त हुए। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने प्रांतों में सरकारों के गठन का फैसला किया। अतः मोहम्मद यूनुस ने अंतिम मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया और 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। रामदयाल सिंह और प्रो अब्दुल बाड़ी बिहार विधानसभा के क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। सर सुल्तान अहमद को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने शिमला से अपना त्यागपत्र भेज दिया। अतः नए मंत्रिमंडल ने बलदेव सहाय को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया। 1 अगस्त 1937 को प्रांत भर में मंत्रिमंडल दिवस मनाया गया। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में राजनीतिक बंदियों की रिहाई का वादा किया गया था। बिहार में अंडमान से वापस लाए हुए राजनीतिक बंदी जेल में ही थे। बिहार में अनेक स्थान पर 14 अगस्त 1937 को अंडमान बंदी दिवस मनाया गया। 30 जनवरी 1938 को प्रांत भर में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने सभी राजनीतिक बंदियों की अविलंब रिहाई पर बल दिया, लेकिन राज्यपाल ने व्यायसराय के समर्थन से इस पर आपत्ति प्रकट की। परिणाम स्वरूप 15 फरवरी 1938 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन बाद में 16 फरवरी को बिहार के प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री कृष्ण सिंह और गवर्नर के बीच वार्ता से राजनीतिक बंदियों की समस्या सुलझ जाने के बाद मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र वापस लेकर पुनः अपना काम करना शुरू कर दिया। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल की प्रमुख सुधारात्मक एवं रचनात्मक कार्य देखते हैं दोस्तों। कौन कौन सा कार्य है? काश्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को होने वाली कठिनाइयों से राहत दिलाने हेतु बिहार टेनेसी
टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट पारित कराना। अगला देखते हैं दोस्तों, बिहार सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत नज़रबंद या निष्कासित 27 व्यक्तियों को रिहा किया। अगला देखते हैं दोस्तों, स्वायत्त साती संस्थानों द्वारा अपने भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने पर से प्रतिबंधित समाप्त किया। अगला देखते हैं दोस्तों, संघों पर से प्रतिबंधित हटा लिया गया और अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा समाप्त कर दी गई। अगला देखते हैं दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति गठित की गई जिसे बिहार के श्रमिकों के जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों की जांच करने की थी। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बिहार में शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने तथा शैक्षणिक सुधारों के लिए उपयुक्त सुझाव देने हेतु KT शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना हुई। अगला देखते हैं दोस्तों, हरिजनों की शिक्षा तथा उनकी आर्थिक स्थिति के में उपचार सुधार करने हेतु कुछ कदम उठाए गए। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में एक हिंदुस्तान समिति नियुक्त की गई। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नहर कर भुगतान करने में किसानों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से सोन और चंपारण नहरों के क्षेत्र में केंद्रीय भुगतान व्यवस्था जारी की गई। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभ होने पर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल में 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अब अगला देखते हैं दोस्तों, क्या है अगला पॉइंट, समाजवादियों द्वारा तरुण संघ यूथ लीग की स्थापना। इसमें दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं बिहार यंग मैन इंस्टीट्यूट में 8 दिसंबर 1937 को एक सभा की गई तथा इस अवसर पर एक छात्र संघ की स्थापना की गई। छात्र संघ के अध्यक्ष नकी इमाम और मुख्य सचिव विश्वनाथ प्रसाद बनाए गए। बिहार यंग मेंस इंस्टीट्यूट में 20 दिसंबर 1937 को राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया और छात्रों से राजनीति में रुचि लेने की अनुशंसा की गई। बछवाड़ा में 22-23 जनवरी 1938 को बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के अवसर पर एक यूथ लीग की स्थापना हुई। समाजवादी प्रत्येक गांव में तूफानी जत्थे का संगठन कर रहे थे। सोनपुर में राजनीति का ग्रीष्मकालीन स्कूल खोला गया। जयप्रकाश नारायण समाजवादी क्लब स्थापना के लिए प्रयास करते थे। समाजवादियों ने मुजफ्फरपुर में भूथी में फरवरी 1939 में एक सत्कालीन राजनीतिक स्कूल खोला। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, क्या है बिहार में मुस्लिम लीग की कार्रवाइयाँ। कौन से कार्रवाइयाँ मुस्लिम लीग की देखते हैं दोस्तों, क्या है अक्टूबर 1937 के अंत में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार यात्रा पर आए। उनके प्रयत्नों से यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी एवं अहरार पार्टी का मुस्लिम लीग में विलय हो गया। लेकिन विधानमंडल के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ जिन्ना की वार्ताएं असफल हो गई। जिन्ना पुनः 1 जनवरी 1938 को बिहार आए और गया में मुसलमानों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। मुस्लिम लीग द्वारा बिहार मंत्रिमंडल की कठोर शब्दों में आलोचना की गई। साक्षरता आंदोलन में मुस्लिम जनसंपर्क आंदोलन अभियान पर विशेष रूप से रोष प्रकट किया गया। स्थानीय संस्थानों में भी एक पृथक निर्वाचन प्रणाली में मांग की गई। वंदे मातरम के प्रश्न पर शिक्षा संस्थानों में मुस्लिम छात्र गड़बड़ी मचा रहे थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 16वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 16 दिसंबर 1938 को पटना में शुरू हुआ। स्वागत कार्यनी के अध्यक्ष में अब्दुल अजीज ने अपने भाषण में
मानव के पृथक व्यक्तिगत पर बल दिया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग छात्र सम्मेलन का 26वां अधिवेशन 29 दिसंबर 1938 को पटना में संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन मोहम्मद अली जिन्ना और अध्यक्षता महमूदाबाद के राजा ने की। मुस्लिम लीग दिवस और फिलिस्तीन दिवस क्रमशः 5 फरवरी 1939 और 9 फरवरी 1939 को मनाए गए। बिहार में मुस्लिम लीग से अलग अलग 2 अन्य मुस्लिम संगठन की भी कार्य कर रहे थे। ये थे जमायते उलेमा और मोमीन जमायत। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है। अगला पॉइंट व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दोस्तों क्या है देखते हैं। वर्ष 1940 में बिहार के रामगढ़ नामक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम ने की, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया तथा बिहार के श्री कृष्ण सिंह को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया। इस आंदोलन में छोटा नागपुर के ताना भगत भी सम्मिलित हुए। 27 नवंबर 1940 को गया में श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह बने, जिन्हें पटना सिटी में भाषण के दौरान गिरफ्तार कर दिया गया था। कुछ महिलाएं भी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में गिरफ्तार हुई थी। इनमें से कुछ प्रमुख थी प्रियंका देवी, जगत रानी देवी तथा जानकी देवी आदि। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और बिहार। क्या है दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और बिहार। इसमें क्या है दोस्तों देखते हैं। महात्मा गांधी से मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस सिलसिले में बोस अगस्त माह में पटना आए और कुछ समीपवर्ती जिले की यात्रा की। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शीलभद्र यादव को छपरा में 16 मई 1940 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत आपत्तिजनक भाषण देने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे पर गांधी जी ने शांति की अपील करते हुए कहा था कि अभी बिहार ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला पॉइंट क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। क्या है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। इसमें तो क्या है, इसमें देखते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट तथ्य दोस्तों ध्यान दीजिए। क्रिप्सन मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद को पटना के जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. आर्चर द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए तथा बांकीपुर जेल भेज दिया गया। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में पटना में विरोध जुलूस निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता श्री सूरजदेव ने की। 10 अगस्त की सुबह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अपने गांव मोड़े से पटना आते हैं ही गिरफ्तार कर लिए गए। 11 अगस्त को अनुग्रह नारायण सिंह भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को बांकीपुर जेल में रखा गया। देखते हैं दोस्तों क्या है अगला पॉइंट। अगस्त क्रांति के दौरान गिरफ्तार नेता। देखते हैं कौन कौन से नेता हैं दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद कौन से जेल में बंद थे दोस्तों। बांकीपुर जेल। श्री कृष्ण सिंह कौन से जेल में बंद थे दोस्तों। बांकीपुर जेल। अनुग्रह नारायण सिन्हा कौन से जेल में थे दोस्तों। बांकीपुर जेल में बंद थे। जयप्रकाश नारायण कौन से जेल में थे। हजारीबाग जेल में। योगेंद्र शुक्ल कौन से जेल में थे दोस्तों। बक्सर जेल। 10 अगस्त 1942 को पुलिस ने सदाकत आश्रम जिला कांग्रेस कार्यालय नया कदम कुआं को जब्त कर लिया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रचार
अधिकारी श्री अमर किशोर सिंह को इनकार करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार विद्यापीठ भवन को भी जब्त कर लिया गया। पटना सिटी के मंगल तालाब पर छात्रों ने एक सभा की, जिसके नेता अवध बिहारी प्रसाद निभिकर्ता से लड़ाई आगे बढ़ाने की अपील की। श्री सीताराम केसरी और श्री हरे कृष्ण सिंह ने दानापुर में छात्रों का नेतृत्व किया। कदमकुआं में महिला चरखा क्लब में से महिलाओं का एक जुलूस निकाल कर सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भागवती देवी ने की। इस सभा में सुंदरी देवी, शंभू शरण वर्मा की पत्नी एवं राम प्यारी देवी, जगत नारायण लाल की पत्नी ने वकीलों से वकालत छोड़ने का अनुरोध किया। पटना में दोनों सिनेमा घरों रीजेंट और एलिफिस्टन पर धरना दिया गया। मुजफ्फरपुर में भी पूरी हड़ताल रही। दरभंगा, छपरा, सोनपुर, महाराजगंज, गोपालगंज आदि जगहों पर भी हड़ताल सभा एवं प्रदर्शन आयोजित की गई। लगभग प्रदेश में सभी जगहों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाने लगा और लोग गिरफ्तार किए गए। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी को विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 को पटना की स्थिति काफ़ी उत्तेजनापूर्ण थी। इस दिन लोगों ने पटना के सचिवालय पर झंडा फहराने का निर्णय किया था। सभी प्रमुख मार्गों पर वर्दीधारी पुलिस तैनात थे, जो 2:15 के लगभग सचिवालय के पूर्वी फाटक पर आए, जो भारत छोड़ो झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे जैसी ओजस्वी नारों के साथ झंडा फहरा दिया गया। तदुपरांत भीड़ ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने की कोशिश की। अंततः वहां के अंग्रेज जिलाधिकारी WG ऑर्चर ने बौखलाकर निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें 7 नौजवान वहीं पर झंडा थामे एक एक कर शहीद हो गए। लेकिन 8वां छात्र रामकृष्ण सिंह छात्र पटना कॉलेज मोकामा वासी अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर ब्रितानी झंडा यूनियन जैक को उतार कर भारतीय झंडा तिरंगा फहराने में कामयाब हो गए। अब देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट क्या है। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद। ठीक है दोस्तों, शहीद कौन कौन से थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा, छात्र 11वीं कौन से क्लास के थे? 11वीं क्लास, निवासी नरेंद्रपुर सारण। फिर अगला शहीद कौन से दोस्तों? सतीश प्रसाद झा, 11वीं के छात्र थे, 11वीं कक्षा के छात्र थे। ये कौन से शहर के निवासी थे? खरहरा भागलपुर के थे। फिर अगला शहीद देखते हैं दोस्तों जगपति कुमार, ये कौन से कक्षा के छात्र थे दोस्तों? 11वीं कक्षा के छात्र थे, निवासी कहाँ के थे? खराटी औरंगाबाद। फिर अगला देखते हैं दोस्तों क्या है, कौन से शहीद थे? रामानंद सिंह, ये कौन से कक्षा के छात्र थे? 11वीं कक्षा के, और इसके कहाँ के निवासी थे? शहादत नगर पटना के। फिर अगला देखते हैं दोस्तों अगला शहीद कौन थे? देवीपद चौधरी, ये 11वीं कक्षा के छात्र थे और निवासी कहाँ के थे? सिलहट जमालपुर। अगला शहीद देखते हैं दोस्तों कौन से थे? राम गोविंद सिंह, ये स्नातक कक्षा के छात्र थे और निवासी थे दशरथा पटना के। अगला शहीद देखते हैं दोस्तों राजेंद्र सिंह, ये 9वीं के छात्र थे, 9वीं कक्षा छात्र थे और निवासी कहाँ के थे? बनवारी चक सारण के। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया, जिसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया। सचिवालय गोलीकांड के दिन कांग्रेस मैदान में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में आयोजित सभा में संचार सुविधाओं को ठप करने एवं सरकारी कार्यों को शिथिल करने
का प्रस्ताव पारित हुआ। इस गोलीकांड में विरोधी में 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। 13 अगस्त की शाम को कदम कुआं में श्री जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें रेलवे लाइन तार और टेलीफोन के तारों को काटना, संचार व्यवस्था को नष्ट करना, थाना कचहरी जेल एवं अन्य सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करना, सरकारी कागजात आदि जलाना जैसे प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इन कार्यक्रमों के अनुसार प्रांत भर में स्वतः प्रेरित कार्रवाइयाँ व्यापक रूप से शुरू हो गई। फतुहा की भीड़ में शाही वायुसेना के 2 अधिकारियों को ट्रेन में खींचकर मार डाला गया और तांगा में रखकर शहर में घुमाया और यूरोपीय लोगों ने प्रति जनता का यह बर्ताव 1857 ईस्वी के बाद पहली बार देखने को मिला। इसी तरह 18 अगस्त एवं 30 अगस्त 1942 को मुंगेर जिले के पसराहा एवं रुईहार में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने वाले शाही वायुसेना के कर्मचारी की हत्या कर दी गई। भागलपुर के नौगछिया में एक माल गोदाम लूट रही भीड़ पर पुलिस ने गोली चलाई, लेकिन भीड़ ने उन पर काबू पाकर उनकी बंदूकें छीन ली। पुराना शाहाबाद अब बक्सर जिले में 16 अगस्त 1942 को डुमराव थाने के पास दरोगा देवनाथ सिंह के रिवॉल्वर को गोली से श्री कपिल मुनि की, श्री रामदास विश्वकर्मा, श्री गोपाल कहार, श्री खुखारी कहार, श्री सुधाशरण अहीर तथा श्री बालेश्वर दुबे शहीद हुए। महारगंज थाना भवन पर झंडा फहराने के प्रयास में श्री फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए, लेकिन उनकी पत्नी तारा रानी ने उनके हाथ से झंडा लेकर थाने पर फहरा दिया। इसके बाद तारा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। चंपारण मोतिहारी में 9 अगस्त 1942 को पुलिस की गोलियां खाकर सर्व श्री यदु राउत, श्री महंत लक्ष्मण दास, श्री द्वारका कहार, श्री हरिहर ठाकुर, श्री राम अवतार शाह, श्री कुमेल राय शहीद हो गए। हाजीपुर में स्थानीय हाई स्कूल के एक शिक्षक श्री अक्षय कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे। हाजीपुर के रेलवे स्टेशन, गोदाम और जेल पर लोगों का आक्रमण किया। जेल में 79 कैदी छुड़ा लिए गए। जेल से छुड़ाए जाने वाले में डॉक्टर गुलजार प्रसाद, श्री राजेश्वर पटेल प्रभृति थे। 15 अगस्त 1942 को लालगंज थाने पर वासुदेव नारायण सिंह के नेतृत्व में आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया गया और राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। सीतामढ़ी में एक उत्तेजित भीड़ ने अनुमंडलाधिकारी श्री हरदीप सिंह की हत्या कर दी। 27 अगस्त 1942 को पूर्णिया कलकटरी पर झंडा फहराने का प्रयास तथा जुलूस का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों की गोली खाकर श्री योगेंद्र नारायण सिंह, श्री परमेश्वर दास, श्री शेख इदाहाक, श्री मोती मंडल, श्री सुखदेव भगत, श्री कुताई साहू शहीद हुए। कटिहार में 13 अगस्त 1942 को लोगों ने थाने का घेराव किया और रजिस्ट्री ऑफिस जला दिया। सरकारी अधिकारियों ने क्रुद्ध होकर गोली चलवा दी, जिसमें श्री ध्रुव कुमार कुंदू, श्री रामाशीष सिन्हा, श्री बिहारी शाह, श्री रामाधार सिंह, श्री दामोदर सिंह, श्री मुंशी शाह तथा श्री कलानंद मंडल शहीद हुए। डॉक्टर किशोरी लाल कुंदू, ध्रुव कुमार कुंदू के पिता, दूसरे दिन रोहतरा स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए एक ध्रुव दला की स्थापना की गई, जिसमें सेना नायक जयप्रकाश नारायण थे, नवल किशोर नीरज इसके सचिव था तथा श्री चुनचुन सिंह, अभजलाल भगत, विश्वनाथ दत्त, भोला झा, तारणी प्रसाद शाह, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, शांति वागची और कमल कृष्ण बोस इसके सदस्य थे। सहरसा में 29 अगस्त 1942 को एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए श्री
कमलेश्वर मंडल की अंग्रेजों की गोली से मौत हो गई। सरसा के नडियार गांव के क्रांतिकारी श्री केदारनाथ तिवारी की अंग्रेजों ने गोली से घायल हुए। उन्हें मधेपुरा जेल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सहरसा में एकाड गांव के श्री धीरो राय की मृत्यु पुलिस के द्वारा निर्मम पिटाई के कारण भागलपुर जेल में हुई। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंघवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था ठप करने का काम किया। 27 अगस्त 1942 को पूर्णिया समाहरणालय पर झंडा फहराने का प्रयास तथा जुलूस का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों की गोली खाकर श्री योगेंद्र नारायण, श्री परमेश्वर दास, श्री शेख इदाहक, श्री मोती मंडल, श्री सुखदेव भगत साहू तथा श्री कुताई शहीद हुए। थैंक यू दोस्तों, और इसी तरह पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।